हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्वतंत्रता कोटि से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्रता कोटियां एवं ऊर्ध्वश्म स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि ऊर्ध्वश्म स्थिरांक क्या होता है। हम यहाँ पे देखेंगे ऊर्ध्वश्म स्थिरांक। ऊर्ध्वश्म स्थिरांक को हम लिखते हैं गामा से, और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा बराबर, यह होता है दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। क्या होता है? यह दो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होता है, जहाँ पे Cp क्या होता है? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या होता है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसका सूत्र क्या होता है? इसे लिख सकते हैं F/2 इंटू F/2 प्लस 1 इंटू आर होता है, जहाँ पे आर क्या होता है? गैस नेतांक होता है। एफ क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि होती है। और ये क्या हो जाएगा? F/2 इंटू हो जाएगा, जहाँ पे एफ क्या होता है? स्वतंत्रता की कोटि, और आर गैस स्थिरांक, जैसा कि हमने अभी देखा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। पहले तो हम स्वतंत्रता की कोटि को समझेंगे कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता की कोटि क्या कहलाती है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भी गैस अणु है, तो हम देखते हैं मुक्त आकाश में अणुओं की जो स्वतंत्र गति होती है वही स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है, जिसे हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में, मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को, मुक्त आकाश में अणुओं की स्वतंत्र गति को, स्वतंत्र गति को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अब इसे अगर हम एक परमाणुक गैस, दो परमाणुक गैस उदाहरण देके समझें, तो हम देखते हैं एक। अच्छा, स्वतंत्रता की कोटि में हम देखते हैं कि गतियां किस तरह की होती हैं। जो गति होती है वो तीन प्रकार की हम समानता यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम देखें, पहला एक होता है स्थानांतरी गति। क्या होता है? स्थानांतरीय गति। और दूसरा हम देखते हैं घूर्णी गति, घूर्णी गति। और तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं कंपन गति, कंपन गति। कंपन गति को हम तब कैलकुलेशन में लेते हैं जब यह अधिक ताप पर, जब ताप अणुओं का ताप अधिक हो, तो ये अधिक ताप पर हम कंपन गति को भी क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो अधिक ताप पर इसकी हम गणना करते हैं। अगर हम एक परमाणविक गैस के लिए देखें, अगर हम यहाँ पे एक परमाणविक गैस के लिए देखें, एक परमाणविक गैस, जैसे अगर हम देखते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सभी क्या होते हैं? एक परमाणविक गैस होते हैं। अब एक परमाणविक गैस में हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ये एक अणु है। अब एक अणु में हम देखते हैं मुक्त आकाश में कितनी गतियां संभव हैं। तो हम देखते हैं एक्स दिशा में ये आसानी से गति कर सकता है, वाई दिशा में गति कर सकता है, जेड दिशा में गति कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन स्थानांतरी गति होगी। अब घूर्णी गति की बात कर लेते हैं। तो घूर्णी गति क्या हो जाएगी? अब एक्स अक्ष के अनुदिश देखें या वाई अक्ष के अनुदिश देखें, जेड अक्ष के अनुदिश देखें, अब ये कण उसी अक्ष में है, इस कारण से हम घूर्णी गति यहाँ पे शून्य देखते हैं। और यहाँ पे तीन स्थानांतरी गति हम देखते हैं, तीन स्थानांतरीय गति है यहाँ पे। अघूर्णी गति हम शून्य देख रहे हैं, क्योंकि उसी अक्ष में होने के कारण घूर्णी गति शून्य है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम द्विपरमाणविक गैस के लिए, द्विपरमाणविक
गैस की अगर हम बात करें तो द्विपरमाणुक गैस में अगर हम देखें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी द्विपरमाणुक गैस होते हैं। अब द्विपरमाणुक गैस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है द्विपरमाणुक गैस, मान लेते हैं यहाँ पे 2 अणु हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x, y और z तीनों ही दिशाओं में स्थानांतरित गति कर सकते हैं। 3 स्थानांतरित गति हो गया। इसके साथ ही हम देखते हैं x दिशा में, y दिशा में ये घूर्णी गति आसानी से कर सकते हैं, z दिशा में ये घूर्णी गति कर सकते हैं, लेकिन x दिशा में इसी अक्ष में होने के कारण घूर्णी गति x दिशा में 0 है। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, घूर्णी गति हो जाएगा। तो इसका मतलब स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये सभी हमने सामान्य ताप पे लिखा है। अगर ताप अधिक होगा तो हम देखेंगे कंपन गति भी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो स्वतंत्रता की कोटि को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम बात करते हैं संबंध को। यहाँ पे मैं बताना स्वतंत्रता की कोटि और रुद्धोष्म स्थिरांक। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि रुद्धोष्म स्थिरांक गामा क्या होता है, 2 विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है Cp बटा Cv, और Cp और Cv को भी हमने देखा क्या होता है, Cp होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं F बटा, यहाँ पे अगर हम Cp देखें तो क्या हो जाएगा, F बटा 2 प्लस 1 इंटू R होता है, और Cv क्या होता है, नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा, मतलब F बटा 2 इंटू R हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं, R से R तो ये कैंसिल हो जाएगा, और गामा का मान हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 2 एलसीएम लेते हैं तो F प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा F बटा 2, ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा F प्लस 2 बटा F। F का अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 बटा F। तो ये हो जाएगा गामा और स्वतंत्रता की कोटि, मतलब रुद्धोष्म स्थिरांक और स्वतंत्रता की कोटि के मध्य संबंध। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।